जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम एंड अस्सलाम। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ऑडियंस, इंटरनेट का कोई मसला था, तो इसलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। मेरा नाम जो है जी, वो मोहम्मद जुनैद खान है, रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम अब्दुल अली खान यूनिवर्सिटी मर्दान और करंटली यूएनडीपी के साथ एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ और हॉलिस्टिक का भी अभी एम्बेसडर भी बना हूँ। अब हॉलिस्टिक क्या है, वो क्या कर रही है, यूथ के लिए इसमें क्या फ़ायदा है, तो मैं इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करूँ आपको। हॉलिस्टिक हॉलिस्टिक जो है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जो कि रिहैबिलिटेशन सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है, जिसमें है फिज़िकल थेरेपी, स्पीड 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 एंड लैंग्वेज थेरेपी जो है इसमें, और इस तरह पैथोलॉजी की है। और ये जो है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पेशावर के साथ इंक्यूबेट हो रही है। और इसके जो हॉलिस्टिक के जो फाउंडर है और को-फाउंडर है वो हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर के स्टूडेंट हैं। तो अभी हम हमारे गेस्ट की तरफ आते हैं, जो जिसने हमें कराची से जॉइन किया है। मैम की मैं आपका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करूँ, मैम जो है वो ग्रेजुएट हुई है डू यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ कराची से और 2 ईयर एक्सपीरियंस है एज़ अ सीनियर लेक्चरर इन डू यूनिवर्सिटी। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ वेलकम। यू। वालेकुम सलाम। ये आज जो जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है डिलेड माइलस्टोन्स। डिलेड माइलस्टोन्स को हम डेवलपमेंटल डिले भी कहते हैं। ये एक कंडीशन है। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर डायग्नोसिस। ये एक डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है जो कि हो जाती है बच्चों के अंदर बाज़ दफ़ा, जो अपने प्रॉपर टाइम से जो है वो लेट होते हैं कुछ चीज़ों में। इनको देखते हुए हम जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम कोशिश करते हैं कि वो अपनी तमाम माइलस्टोन्स को टाइम पर अचीव करते जाएं, और उसके लिए हम काम करते हैं उनके साथ। अच्छा, डिलेड माइलस्टोन कंडीशन क्या है? ये वो कंडीशन है जिसमें बच्चा अपने एक्वायर्ड लेवल के जो स्टेजेस होते हैं उन पे प्रॉपर टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा 3 महीने की उम्र में गर्दन संभाल लेता है और अगर वो ये नहीं कर पा रहा, तो हम फिर इसको कहते हैं कि ये माइलस्टोन डिले हो गया है, क्योंकि वो टाइम से पीछे चला गया है थोड़ा सा। सबसे पहले हम इसमें डिलेड माइलस्टोन को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले समझें कि हमारे नॉर्मल माइलस्टोन्स क्या हैं, किस एज पे क्या कौन सा बच्चा क्या चीज़ कर लेता है। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा तो हम डिलेड के बारे में बात नहीं कर सकते, और हमें नहीं पता लगेगा कि ये बच्चा डिलेड है या नहीं है। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले नेक होल्डिंग आती है बच्चों के अंदर, और उसकी एज होती है 0 to 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंडर अंडर जो है, या 3 मंथ्स तक बच्चा अपनी नेक होल्डिंग अचीव कर लेता है। उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं रोलिंग के ऊपर, रोलिंग टू सुपाइन, सुपाइन टू प्रोन के ऊपर, तो वो भी आ जाता है 3 to 6 के दरमियान में। उसके बाद सिटिंग आती है 6 to 8 में, क्रॉलिंग आ जाती है 8 मंथ्स में प्रॉपर, स्टैंडिंग विद सपोर्ट आना शुरू होती है 10 to 12 मंथ्स में। इसी तरह 1 ईयर की स्टेज पे बच्चा जो है वो चीज़ें पकड़ के चलना शुरू करता है। इसी तरह से हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं, मतलब 1 ईयर 2 ईयर्स पे क्रॉस करता हुआ बच्चा जो है वो 1 to 2 वर्ड्स कनेक्ट करके बोलना शुरू करता है, खुद से ग्लास लेके जैसे पानी पीना शुरू करता है 3 ईयर्स की एज पे। इन तमाम माइलस्टोन्स को हम जो है वो मद्देनजर रखते हुए हम इस पर तो डायग्नोज कर सकते हैं कि रादर बच्चा सही जा रहा है अपने टाइम के मुताबिक या पीछे है। इसीलिए मैंने आपको ये सारे नॉर्मल स्टेजेस बताए, इनको देखते हुए जो है वो आप डिलेड माइलस्टोन्स पे बात कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिस के ऊपर। रिफ्लेक्सिस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिस जो है वो एक मूवमेंट्स हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को दी जाती है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें वो चीज़ें मौजूद होती हैं। वो मूवमेंट्स हमारी आने वाली जो हम लोग नई मूवमेंट्स लेते हैं उनके लिए ज़रूरी होती हैं। उसको रिफ्लेक्सिस कहा जाता है। मतलब हम बर्थ के टाइम पे देखते हैं कि बच्चों में डिफरेंट रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं। अगर तो वो रिफ्लेक्सेस होते हैं और वो टाइम पे इंटीग्रेट मतलब ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके ज़रिए जो आने वाली मास्टरी मूवमेंट है, बच्चा वो अचीव करता है। रिफ्लेक्सेस जो बर्थ की एज पर प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो है वो हम सबसे पहले बात करते हैं रूटिंग के बारे में। रूटिंग एक रिफ्लेक्स है कि हम जब बच्चे को स्टिमुलेट करते हैं लिप्स के साइड्स पे, तो बच्चा टूवर्ड्स जो है वो स्टिमुलस मूव करता है। रूटिंग जो है वो 4 मंथ्स के अंदर अंदर बच्चा जो है वो इंटीग्रेट कर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, उसकी जगह जो है वो प्रॉपर मूवमेंट आ जाती है। इसी तरह सकिंग है। सकिंग हम जैसे ही थंब रखते हैं या फिंगर रखते हैं बच्चे के मुंह में, वो फौरन से सक सक करना स्टार्ट कर देता है।
सकिंग रिस्पॉन्स हमारा ओवर मतलब थ्रू आउट द लाइफ रहता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि सकिंग रिफ्लेक्स जो है वो प्री मेच्योर बेबीज में वीक होता है। ये वो रिफ्लेक्सेस मैं आपको बता रही हूँ जो बर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको चेक किया जाता है। इसी तरह जो है वो एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स है। इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे की जो है वो एक तरफ अगर हम गर्दन मूव करते हैं तो उसका जिस तरफ हम उसका नेक मूव करते हैं वो साइड वो बेंड कर देता है और उसका जो अपोजिट साइड है वो एक्सटेंड कर देता है। इसी तरह हम जो है वो ग्रास्प रिफ्लेक्स चेक करते हैं और इसी तरह स्टेपिंग है। ग्रास्प रिफ्लेक्स में आप कभी भी बच्चे के हाथ में अपनी फिंगर रखेंगे लेटरल साइड ऑफ हैंड से तो बच्चा जो है फौरन से उंगलियां बंद कर देगा, मुट्ठी बनाएगा। इसी तरह जो है ये 9 to 12 मंथ्स तक जो है वो भी खत्म हो जाता है, मतलब फिर वो नॉर्मली ग्रेस्पिंग आएगी। अब जब बच्चा कोई चीज पकड़ेगा तो ही वो हाथ बंद करेगा, ये नहीं कि टच भी हुआ तो वो फौरन से हाथ बंद कर दे। इसी तरह स्टेपिंग है, हम किसी भी सरफेस पर जो है वो बच्चे के पाँव टच करते हैं तो वो फौरन से उसको पाँव को उठा के दूसरी जगह पे रखने की कोशिश करते हैं। ये जो है ये सारे रिस्पॉन्स रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं कि अगर ये मौजूद हैं और फिर ये अपने टाइम पर ख़त्म होंगे तो बच्चा अपने माइलस्टोन्स अचीव करेगा, वो प्रोग्रेस करेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ अगर हिंडर करती है, कोई माइलस्टोन उसका टाइम पे अचीव नहीं हो रहा है, कोई रिफ्लेक्स टाइम पे इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये वाला जो है वो रिफ्लेक्स परसिस्ट कर गया है। परसिस्ट करने का मतलब होता है ये बच्चे के अंदर रह गया है, मतलब इसकी जो पैदाइशी मूवमेंट थी वो है, इसमें जो इसको सीखनी चाहिए थी इससे जो मूवमेंट वो नहीं आ रही है, तो फिर हम इसकी बेसिस पे काम करते हैं। अच्छा, अगर हम देखेंगे कि बच्चा एक डेवलपमेंटल डिले का बच्चा आता है तो वो किन साइंस के साथ हमारे पास आता है। पुअर नेक कंट्रोल होगा, हेड और नेक कंट्रोल उसका पुअर होगा, रोलिंग नहीं होगी, सिटिंग नहीं होगी। सबसे जो मेन माइलस्टोन है वो नेक कंट्रोल है। जब तक नेक कंट्रोल नहीं आता बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा जो सबसे फर्स्ट माइलस्टोन जो अचीव करते हैं बच्चे वो नेक कंट्रोल होता है। नेक कंट्रोल जब आता है तो फिर उसके आगे जो है वो प्रोग्रेस होती है। फॉर एग्जांपल नेक कंट्रोल के बाद ही बच्चा रोलिंग करने लगता है, क्योंकि नेक की मूवमेंट के साथ बॉडी की मूवमेंट को वो फॉलो करता है। उसके बाद ही सिटिंग अचीव होती है, उसके बाद ही क्रॉलिंग अचीव होती है, उसके बाद ही स्टैंडिंग आती है। तो नेक कंट्रोल हमारा बेसिक माइलस्टोन। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम देखते हैं कि ज्यादातर तो ये होता है कि डेवलपमेंटल डिले के बच्चे जो है वो हाइपोटोन के साथ होते हैं। टोन जो होती है उनकी मसल्स में जो होती है वो कम होती है, मतलब ढीले ढीले होते हैं। ऐसा नहीं, मतलब बाज दफा सख्ती भी देखी जाती है कि मसल सख्त हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो नरमी देखी जाती है। जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब डिलेड माइलस्टोन के बच्चों को देखते हैं तो वो ज्यादातर लूज टोन के साथ हमें नजर आते हैं। उसके बाद जो है वो उन बच्चों में स्पीच डिफिकल्टी होगी, बोलने में लेट होते हैं, बाज़ दफ़ा खाने में प्रॉब्लम्स होते हैं, बाज़ दफ़ा जो है वो सेंसरी इम्पेयरमेंट्स भी देखी जाती हैं। स्वॉलो करने की डिफिकल्टी हो सकती है, जैसे कि खाना नहीं खा पा रहे, मुंह में ले रहे हैं तो नवारा निगल नहीं पा रहे हैं, खांसी लग रही है। और उसके बाद जो है वो हम बॉडी पोस्चर की तरफ आते हैं। अच्छा, बॉडी पोस्चर तो हम डिस्कस तो बाद में करते हैं, लेकिन बॉडी पोस्चर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी थेरेपी को अगर आपने सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें आपने बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा ढीला ढाला है और वो एक ही तरफ बस अपना हाथ एक ही तरफ रखे रहता है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो और हमने उसके पोस्चर को जो है वो नॉर्मल पोजीशंस पर मेंटेन नहीं किया, तो बस जब तक हमें पता लगता है और हम काम करना शुरू करते हैं या पेरेंट्स लेकर आ रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो चीज़ जो है वो पोस्चर की वजह से उसका कोई भी बॉडी पार्ट डिफॉर्म हो चुका होता है। तो उसके बाद अगर बॉडी पोस्चर मेंटेन होता है तो थेरेपी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन अगर आप पोस्चर्स मेंटेन नहीं कर पाते और आप जो है वो मतलब उस वजह से डिफॉर्मिटीज डेवलप कर रहा है बच्चा, तो फिर जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाती है। और हम अपनी थेरेपी में भी हमारा मेन पर्पस यही होता है कि हम जो है वो पोस्चर को मेंटेन करते हुए काम करें, क्योंकि जहाँ पोस्चर डेविएट होता है वहां पर जो है, जैसे बच्चों की तो ऐसा होता है ना कि डेवलपमेंट हो रही होती है, तो वो जिस तरह से अपना बॉडी रखते हैं ना उस तरह से बॉडी ग्रो करती है। और फिर वो आने वाले वक्तों में जब थेरेपीज हो रही होती है तो पता लगता है अच्छा यहाँ ये प्रॉब्लम है, यूं रखने से ये वाला इशू, ये जॉइंट ऐसे रह गया है, इस जॉइंट में ये कमी रह गई है, इस जॉइंट में ये कमी रह गई है। तो हमें जो है वो जरूरी होता है कि हम पोस्चर पे बात करें और हम पोस्चर का खास ध्यान रखें। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मतलब रोल क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करता है। मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो डिफरेंट डायग्नोसिस के साथ काम करता है। उसमें बहुत सारे जो है वो डायग्नोसिस आ रहे होते हैं।
मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप कह दें कि बच्चों के साथ काम करता है, नहीं। अब जैसे नॉर्मल लोग भी होते हैं जिनको फालिज हो जाता है, तो वो भी बाद में हमारे पास आ रहे होते हैं, और हम लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं ऑक्यूपेशन की बेसिस के ऊपर। अगर कोई बड़ा बंदा है और उसका कोई ऑक्यूपेशन है, वो पहले किया करता था, या उसकी एज के लेवल का क्या काम है जिसको उसे अचीव कराना है, पर्पसफुल काम किया जाता है। मतलब मेन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जो जॉब है, जो हमारा पर्पस है, वो ये होता है कि ये नहीं है कि सिर्फ हम थेरेपी कर रहे हैं, हमें गोल अचीव करना होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा 6 मंथ्स के साथ आया है मेरे पास और नेक कंट्रोल नहीं है, तो मैं उसके नेक कंट्रोल को तो काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा पर्पस क्या है कि वो इस एज की जितनी एक्टिविटीज हैं जो इस एज के बच्चे को करनी चाहिए पर्पसफुली, वो करे। उसके थ्रू हम काम करते हुए चलते हैं। फिर आप इसी तरह देखें कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें जो है वो डेवलपमेंटल डिले पता ही नहीं चलता है। पेरेंट्स मतलब ये होता है कि भाई मम्मा भी ऐसे ही हुई थी, या बाबा भी डिले थे, या उन्होंने भी ये काम लेट किया था, तो उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो हमें सबसे पहले नो हाउ होनी चाहिए ना, और हमें ध्यान रखना चाहिए नॉर्मल माइलस्टोन्स जो है वो लाजमी पता होने चाहिए, ताकि जब आपका बच्चा कोई डिले है या कुछ नहीं कर पा रहा है तो आपको पता हो। जिनके तो चले मतलब ऐसा होता है कि पहले भी बच्चे होते हैं तो उनको फिर भी समझ आती है, लेकिन इनका फर्स्ट बेबी होता है और ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है तो वो बहुत उनको टाइम लग जाता है ये बात जानने में ही कि ये बच्चा अपने वक्त से पीछे चल रहा है। क्योंकि देखिए डेवलपमेंटल डिले एक ऐसा डायग्नोसिस तो हम कहते ही नहीं है इसको, ये एक ऐसी चीज है जो माशाल्लाह बहुत अच्छे से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है और बच्चे बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते हैं इसके अंदर। लेकिन इसका ये है कि जितना अर्ली आप उसको कर पाएं, आप जज कर पाएं कि ये मसला है, बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, और आप जाएं उसके लिए। होता ये कि पेरेंट्स जब तक ये चीजें आइडेंटिफाई करते हैं तो इतना टाइम हो चुका होता है कि फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर 3 मंथ्स का काम है और आप उसको 1 ईयर में अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत टाइम लेगा अपने नॉर्मल टाइम से। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर किसी को नहीं समझ आए फिर भी कि डेवलपमेंटल डिले क्या है, इसके क्या मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बार बार। आप लोग बार बार देखें, आप लोग इस पर ध्यान दें कि बेसिकली मसला क्या है, हो क्या रहा है, ताकि अगर जब तक हमें पता नहीं होगा हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे ना आगे। जब तक कि हम लोग जान नहीं पाएंगे कि क्या मसला है, बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है या बच्चा लेट है। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं भाई डेवलपमेंटल डिले की कॉजेज क्या है। कॉजेज में तो देखें, ये भी हो सकता है कि हेरिडिटरी हो, ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि प्रेगनेंसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे जो है वो उसमें जो है वो इशू करते हैं, डेवलपमेंटली डिले हो जाते हैं थोड़े से। बाज़ दफ़ा ड्यूरिंग डिलीवरी कोई ना कोई इशू हो जाता है तो बच्चे डिले हो जाते हैं। तो हमने जो है वो उनकी जो है ना वो हमने उसका कॉज निकालना है। अब जब आपके पास कॉज आ गया, आपने देख लिया बच्चा ये काम कर रहा है, तो आप फौरन से जाएं। देखिए इसमें फिजियो का भी बहुत रोल है, फिजियो पूरा फिजिकली काम करता है, लेकिन आपको फिर कहूंगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो ऑक्यूपेशन के साथ डील करते हुए जाता है। जब तक कि वो उसको ऑक्यूपेशनली डील नहीं करेगा, क्योंकि लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे होते हैं। यहाँ पर मेरा तो पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को डिफाइन करूं कि हमारा रोल क्या है, हम क्या कर सकते हैं। मैं फिर बोलूंगी कि बच्चा अपने एज के काम नहीं कर पा रहा है, उसका ऑक्यूपेशन फॉर एग्जाम्पल अगर 6 मंथ का बेबी प्ले करता है, कौन कौन सा प्ले करता है, वो नहीं कर पा रहा है, तो हमारा फोकस उस प्ले की तरफ होगा। हम थेरेपी जरूर करेंगे लेकिन प्ले के थ्रू करेंगे, ताकि वो बच्चा उस चीज को अचीव कर सके और वो उसके आगे जो है वो मतलब वो उसमें चीजों को सॉर्ट आउट कर सके। ऐसा ना हो कि वो कर ना पाए और आप ध्यान ही ना दें कि वो क्या रहा है। और फिर मैं पेरेंट्स की कहूंगी कि ये बिल्कुल कोई ऐसी डायग्नोसिस नहीं है, कोई ऐसी कॉज नहीं है जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बस सिर्फ और सिर्फ काम करने की जरूरत होती है। ये कोई डायग्नोसिस नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे बच्चा जो है वो प्रोग्रेस करता रहेगा। बाज़ दफ़ा बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, वीक होते हैं, तो भी वो डिले हो जाते हैं। कभी 1 मंथ डिले होते हैं, कभी बच्चे 2 मंथ डिले होते हैं। तो उसमें जो है पैनिक करने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप जैसे काम करेंगे बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, वो चीजें अचीव करेगा। कुछ बच्चे वैसे भी नॉर्मली डिले होते हैं। जी जुनैद, कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी ऑडियंस, अगर आप जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैम है जो आपको क्वेश्चन के आंसर देंगे। मैम बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा टॉपिक, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया।
मेरा तो ये फील्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने आपकी बातें सुनी तो मुझे पता चला कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैम, ये आपने रिफ्लेक्सेस का जो बताया, जी रिफ्लेक्सेस के बारे में आपने जो डिटेल से बात की, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? रिफ्लेक्सेस की इसके इम्पोर्टेंस क्या है? बेसिकली मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस? देखिए जुनैद, रिफ्लेक्सेस है ना, मैंने आपको जैसे बताया पहले भी कि रिफ्लेक्सेस एक गॉड गिफ्टेड मूवमेंट्स है ना, एक वो मूवमेंट्स है, मतलब अभी तो बिल्कुल बर्थली मूवमेंट है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब ये मूवमेंट्स हमारी खत्म होती है ना, तो एक मास्टर मूवमेंट आती है हमारे पास। तो इम्पोर्टेंस ये है रिफ्लेक्सेस की, अगर ये हमारे पास अगर ये इंटीग्रेट नहीं करते टाइम पे, खत्म नहीं होते और मास्टर मूवमेंट नहीं आती, तो बच्चे डेवलपमेंट के लिए डिले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मोरो एक रिफ्लेक्स है, ठीक है, हम बच्चा पैदा होता है, चेक करते हैं, नेक के नीचे हाथ रखते हैं, ड्रॉप करते हैं, बच्चा रिस्पॉन्स देता है। अब ये मोरो जो है वो 3 मंथ्स 4 मंथ्स पे आके इंटीग्रेट हो जाता है। अगर ये इंटीग्रेट होता है तो बच्चा अपनी नेक कंट्रोल सीखता है और बैठना सीखता है। फॉर एग्जाम्पल ये रिफ्लेक्स जो है वो बच्चे में परसिस्ट कर गया, मतलब रह गया है। आप 4 महीने में भी चेक कर रहे हैं तो बच्चा वो रिस्पॉन्स दे रहा है, जबकि उसको नहीं देना चाहिए ये रिस्पॉन्स। तो अब क्या होगा कि बच्चे का ना नेक कंट्रोल आएगा, ना वो बैठना सीखेगा। तो रिफ्लेक्सेस इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब तक आप रिफ्लेक्सेस को जज नहीं कर पाएंगे ना, और आप देखेंगे नहीं कि कौन सा रिफ्लेक्स कितनी एज तक रहना चाहिए और अब रह रहा है दोबारा, एज से ज्यादा अगर कोई भी रिफ्लेक्स चला जाएगा तो वो आपकी मास्टरी मूवमेंट को खराब करेगा। सही है। ओके मैम, ऑडियंस में एक क्वेश्चन आया है नाजी सुफान का, कह रहे हैं कि प्लीज आइडेंटिफाई रेड फ्लैग और इंटेलेक्चुअल डिले। अच्छा, इंटेलेक्चुअल डिले के बारे में पूछना जी। जी जी, मैं आपसे ये कहूंगी कि इंटेलेक्चुअल डिले की जो है ना, डेवलपमेंटल डिले में अगर हम देखें तो बाज़ दफ़ा बच्चे इंटेलेक्चुअली डिले होते हैं और बाज़ दफ़ा नहीं होते हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिले ये होता है कि आप जो है, आपका बच्चा फॉर एग्जांपल अभी 6 मंथ्स का है, वो 3 मंथ्स पे काम कर रहा है। बाज़ दफ़ा बच्चा से 1 ईयर का है तो 6 मंथ्स पे काम कर रहा है। और इंटेलेक्चुअल डिले के भी रीजंस होते हैं। बाज़ दफ़ा जो है वो हम देखते हैं कि कोई ना कोई हाइपोक्सिया हो जाता है बच्चों में। बाज़ दफ़ा जो है, वही मैं आपको बताऊंगी ना, प्रीमेच्योर बर्थ होती है। बाज़ दफ़ा कोई वजाइन डिलीवरी का कोई ना कोई इशू होता है, तो उस वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिले देखा जाता है। और उसके साथ हम ट्रीट ऐसे करते हैं इंटेलेक्चुअल डिले के साथ कि जब मतलब हमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो बना के देते हैं ना रिपोर्ट के, मेंटल लेवल बच्चे की क्रॉनिकल एज ये है और मेंटल एज ये है, तो फिर हम मेंटल एज के थ्रू जो है वो उसको जितना पॉसिबल होता है कि हम उसको कोप अप करवा सकें और आगे करवा सकें, तो हम उसके लिए काम करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। उसमें मतलब एज के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करती हैं टेक्निक्स। ओके, होप सो नाजी सुफान, आपका जो क्वेश्चन है आंसर आप सेटिस्फाई होंगी। और अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास मैम है वो है फातिमा बतूल राजपूत का, जो कह रही है कि जो डिले माइलस्टोन का आपके पास आता है तो क्या आपको कोई अप्रोच भी यूज करते हैं? अगर करते हैं तो कौन से अप्रोच यूज करते हैं आप? बिल्कुल फातिमा बतूल, हम डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करते हैं। हम वो बात के ट्रीटमेंट को लेकर चल रहे होते हैं, हम सेंसरी के थ्रू भी चल रहे होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल डिले का बच्चा तो यूं तो डिले है, लेकिन वो अपने लर्निंग स्टेज पे पूरा चल रहा होता है। तो हम पूरे इन डिफरेंट टेक्निक्स, वो बात तो बहुत यूज की जाती है न्यूरो डेवलपमेंटल, आपने शायद अगर आपको पता होगा, तो हम उसको लेकर जो है वो प्रॉपर चलते हैं। और हम प्रॉपर मूवमेंट्स के थ्रू, मैंने आपको फिर बताया, ऑक्यूपेशन के थ्रू हम काम करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू हम लेकर चलते हैं, डिफरेंट सेंसरी मटेरियल्स के थ्रू लेकर चलते हैं कि बच्चा जो है वो हर चीज में जो है वो प्रॉपर चले, कुछ ऐसा ना हो कि कुछ मिस हो जाए और वो फिर दोबारा डिले हो। मतलब जी जी, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम, आप कंटिन्यू कर रही है कि मैं क्वेश्चंस वगैरह जो है मेरे वो मैं आप पूछ लूं? क्वेश्चंस करें, क्योंकि देखिए मैंने डेवलपमेंटल डिले का जितना भी फोकस होता है, जो जो होता है वो मैंने बिल्कुल डिस्क्राइब कर दिया है। अब जो कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो प्लीज पूछे, कोई केस अगर किसी के है कोई तो वो पूछना चाहता है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बिल्कुल। मैम, एक क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक?
जी जुनैद, आप इसके डिफरेंस बारे ये में। है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के दरमियान कि हाइपरटोनिक मैंने आपको बताया ना, कुछ बच्चे बिल्कुल लूज होते हैं, फ्लैसिड टोन के साथ होते हैं, ढीले ढाले, और कुछ बच्चे जो है वो सख्ती के साथ हमारे पास आते हैं। डेवलपमेंटल डिले में ज्यादातर लूज मतलब ढीले टोन के साथ बच्चे आते हैं। तो जो हाइपरटोनिक है वो जो है वो टोन मतलब वो उस टोन को हम कहते हैं जब बच्चा सख्ती शो कर रहा होता है अपने जॉइंट्स में, अपने मसल्स में बेसिकली। और हाइपोटोनिक वो है कि जब लूजनेस फील की जाती है। जी और ओके, उसके थैंक लिए यू मैम। मतलब डिफरेंट है इनकी टेक्निक्स ट्रीट करने की ना। हाइपरटोनिक को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और हाइपोटोनिक को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। सही है मैम। मैम जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंसरी एम्पेयरमेंट्स, जो है ये व्हाट इज सेंसरी सेंसरी एम्पेयरमेंट क्या सेंसरी है? इम्पेयरमेंट्स ये और इस होती हैं। जी 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 बोलें। जी जी मैम, आप सेंसरी इम्पेयरमेंट ये होती है सेंसरी कि एम्पेयर। बाद देखिए दो सेंसरी इम्पेयरमेंट्स होते हैं कि हमारे सेंसेस से रिलेटेड है ना। बाद दफा बच्चा टेक्टाइल को नहीं मतलब अपने टच को नहीं पहचान पा रहा होता, बाद दफा बच्चे का हियरिंग इशू होता है, विजुअल कोई ना कोई इशू होता है, बाद दफा ये होता है कि हम जो उसको स्टिमुलाई दे रहे हैं वो प्रोसेस करके उसका सही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। तो सेंसरी इम्पेयरमेंट्स इनको कहते हैं। फिर मैं आपको यही कहूंगी कि फिर हम सेंसरी इंटीग्रेशन के थ्रू इस पर काम करते हैं। इसमें डिफरेंट जो है वो अप्रोच है, मतलब जो चीज उस वक्त हिंडर कर रही है उसको लेके हम चलते हैं। मैम ऑडियंस में जो हमारे क्वेश्चन आए हमारे एहतशाम की तरफ से, वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट डिले की वजह से फ्यूचर लाइफ पे इसके कितने असर होते हैं और अगर ट्रीटमेंट ना हो तो मजीद डिले होगी। क्या नाम क्या बताया आपने, कौन पूछा ये क्वेश्चन? हमारी एहतशाम पूछ रही है जी मारिया एहतशाम, ऑडियंस बिल्कुल में से। अगर डेवलपमेंटल डिले पे अगर आप काम करते हैं ना तो आप मेरे ख्याल से लैकिंग एक एज पर आकर जो है वो लैकिंग बिल्कुल जीरो पे भी चली जाती है। ऐसा हो जाता है कि मतलब अगर आपने आपने बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे काम शुरू किया और काम हो रहा है बिल्कुल सही, तो आप जो है 5% कह दें कि इतना सा रह जाएगा, इतना बस, और वो फील नहीं हो सकता आप। और अगर आप छोड़ देते हैं तो बिल्कुल डेवलपमेंटल डिले जो है वो मजीद आगे की तरफ जाती है, क्योंकि आप पहले वाले अगर माइलस्टोन्स को अचीव नहीं करेंगे तो वो नेक्स्ट बच्चा कभी भी अचीव नहीं कर सकता। तो उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको वहीं छोड़ देंगे, अगर बच्चा गर्दन नहीं संभाल रहा और आपने उसको छोड़ दिया, नहीं एक टाइम पे आके संभाल लेगा, तो जो काम अगर आप 3 महीने पे आ रहा है और वो बच्चा आके 1 साल पे कर रहा है, तो आप सोचें अब वो जितना बीच का गैप है वो डिले हो गया। क्योंकि अगर आप 3 महीने पे नहीं संभाला और आप आ गए अपने काम के लिए और काम के दौरान बच्चे ने 2 महीने में संभाल लिया या 1 महीने में, तो जो बीच वाला अरसा है जो 1 साल तक जाता वो सेफ हो गया। लेकिन अगर वो नहीं हुआ और वो डिले हो गया, वो टाइम भी चला गया और आप 1 साल पे आके कह रहे हैं आप गर्दन नहीं संभाली, तो 3 से लेके 1 साल मतलब 7 मंथ्स जो है ना वो अब डिले है। क्योंकि अब उस पर काम होगा और इसमें इम्प्रूवमेंट भी लेट आएगी, क्योंकि जो जो माइलस्टोन अपनी एज से जितना पीछे जाता है उतना ज्यादा टाइम लेता है फिर दोबारा से अटेन होने में। ओके मैम। मैम फातिमा का जो क्वेश्चन है वो जनरल है। कह रही है कि अगर कोई पेरेंट थेरेपी के लिए ना आ सके इस पेंडेमिक में, अगर वो क्लिनिक में ना आ सके, तो क्या वो घर में ऐसे टेक्निक्स वगैरह कर सकती है जिससे उससे बच्चों को फायदा हो और वो उस चीज़ों से वो बच जाए? जी बिल्कुल हो सकता है फातिमा जैन को। आपका क्वेश्चन ये है अभी जैसे कि नहीं हो रहा तो हर जगह टेलीथेरेपी स्टार्ट है, हर कोई जो है वो गाइडेंस दे रहा है, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकेगा आपको समझा सकेंगे तो बिल्कुल उससे फायदा होगा। और पूछ रही है कि वो कौन से टेक्निक यूज कर सकते हैं घर में? उनको बोले वो तो डिपेंड करता है ना, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ये तो, कि बच्चा किस एज पर है, क्या क्या करता है क्या नहीं करता है। असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी चीज़ को जब आप बताते हैं ना कि ये कर सकते हैं, उसके लिए पहले असेस किया जाता है, उसके बाद आप किसी को गाइड कर पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है। मैम ऑडियंस में जो है वो गुलबलोच जो हमारे साथ क्वेश्चन है, वो कह रही है कि विच रिफ्लेक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉलिंग? क्रॉलिंग के लिए जो है वो सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बच्चा नहीं उसको करता इंटीग्रेट तो वो नहीं कर पाता। बेसिकली अब मैं आपको बता देती हूँ कि एसटीएनआर होता क्या है। उसमें ये होता है कि हमारे नेक के साथ हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है।
हम जैसे ही अपने जैसे नेक अगर फ्लेक्स करेंगे और एक्सटेंड करेंगे, इसमें बच्चे का नेक कंट्रोल बहुत जरूरी है। SCNR इंटीग्रेट होगा तो बच्चा क्रॉलिंग कर पाएगा। अगर SCNR नहीं इंटीग्रेट होता तो आप वो अटेन नहीं कर सकता क्रॉलिंग। ओके, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो मैम ये है कि प्लीज डिस्कस सम सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक्स। सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक्स के बारे में थोड़ा बताए ऑडियंस को कि वो सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक्स क्या है। सेंसरी इंटीग्रेशन जो है बेसिकली एक थेरेपी है जिसमें हम जो है ना वो वैसे तो 5 सेंसेस होते हैं लेकिन हम 7 सेंसेस को लेकर चलते हैं, जिसमें टेक्टाइल होता है और खास सेंसेस इसमें जो है वो वेस्टिबुलर प्रोप्राइसेप्शन को हम देखते हैं और वास्ट जो हम करते हैं वो टेक्टाइल है। इसमें ये होता है कि हम जो है वो हेयरिंग पे भी काम करते हैं, हम टच पे भी काम करते हैं, हम जो है वो सेंस ऑफ स्मेल पे भी काम कर रहे होते हैं, हम बच्चों के टेस्ट पर भी काम कर रहे होते हैं, हम उनके खुद को संभालना कैसे है गिरने से उस पर भी काम कर रहे होते हैं। अगर किसी चीज को धक्का देना है कितना प्रेशर लगेगा, बॉडी पोजीशन क्या होगी, इस सब पे सेंसरी इंटीग्रेशन के थ्रू काम किया जा सकता है। अगर तो बच्चे में नीड होती है, जैसे हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं कि हल्का सा आप जो है वो रिफ्लेक्स देंगे और उनका जो हल्का सा स्टिमुलस देंगे और उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो हाई होता है, तो ऐसी जगहों पे या फिर इतना हाई स्टिमुलस होगा और बच्चे का रिस्पॉन्स बिल्कुल लो है, मतलब लो थ्रेशोल्ड पे वो चल रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं कि सेंसरी इंटीग्रेशन को लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो टच से एकदम घबरा जाता है, एक नॉर्मल टच से मतलब सॉफ्ट टच से भी जो है वो रोता है या वो अपना हाथ हटा देता है, तो हम क्या करेंगे बिल्कुल लाइट टच से काम करना शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको सारे जो हमारे टच होते हैं डिफरेंट मतलब स्मूथ से हम उसको लेके चलेंगे थोड़ा हार्ड की तरफ और हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और एक टाइम आता है कि बच्चे फिर उन टच को टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं और विद नो रिस्पॉन्स, मतलब वो उस चीज को फिर करते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन के थ्रू जो है वो इंटीग्रेशन का मतलब ही है कि जो चीज अब आपकी परसिस्ट कर रही है आप उसको इंटीग्रेट करें ना, नॉर्मल की तरफ लेकर आए, तो हम इस तरह के थ्रू काम करते हैं। बाज दफा ये टेस्ट में भी होता है कि बच्चे कुछ टेस्ट को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, बाज दफा हेयरिंग में होता है कि हल्की सी आवाज से बहुत चौंक जाते हैं और बाज दफा बहुत तेज आवाज भी असर नहीं कर रही होती, तो फिर हम इसमें जो है वो कंडीशन के थ्रू अगर बहुत तेज आवाज से उनको असर नहीं पड़ा तो हम काम करना शुरू करेंगे, अगर बहुत हल्की सी आवाज से चौंक जाते हैं तो हम उससे भी हल्की से काम स्टार्ट करना शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो हम एक्सपोज करते हैं उस नेचर की तरफ ताकि जो है वो उसको टॉलरेट करे और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इम्प्रूव करते हैं इसमें। जी मैम, बहुत शुक्रिया मैम। जो अगला जो ऑडियंस में से क्वेश्चन है वो ये है कि वेट में जो कमेंट है वो मैं नीचे कूदता हूँ, और जो ये आमिर का जो क्वेश्चन है, व्हाट अर्ली साइंस सिम्पटम्स शुड पेरेंट्स कंसर्न अबाउट डिले माइलस्टोन एंड व्हाट शुड दे डू नेक्स्ट टू गेट ट्रीटमेंट। देखिए सबसे अर्ली ये है कि आपको मैंने फिर बताया कि नॉर्मल स्टोन्स, नॉर्मल माइलस्टोन्स बच्चे के क्या होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको उनके बारे में पता होगा तो आप डेफिनेटली आप जो है वो कर पाएंगे कि हाँ बच्चा ये वाला चीज जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ 3 मंथ्स में फिर मैं कहूँगी नेक कंट्रोल आ जाता है, 5 मंथ्स हो गए आपके बच्चे का नेक कंट्रोल नहीं आया, तो अब आपको कंसर्न होना चाहिए कि क्यों नहीं आया, तो फिर आप फौरन से जो है वो थेरेपिस्ट से जो है ना वो आप जाके कंसर्न करते हैं और फिर आपको वो टेक्निक्स बताते हैं, थेरेपी स्टार्ट होती है, तो बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छा से इम्प्रूव करते हैं। डिलेड माइलस्टोन का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जी मैम, साहिल का हमारे साथ क्वेश्चन है कि व्हाट कॉजेस डेवलपमेंटल डिले। मैंने ये जो है कॉजेज में ये है कि प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है, कोई डिलीवरी में कोई इशू हो गया या फिर ड्यूरिंग जो है वो प्रेगनेंसी कोई भी इशू हो सकता है, उसकी किसी मतलब इन वजह से जो है वो डेवलपमेंटल डिलेज देखने में आता है, मतलब बच्चे डिले हो रहे होते हैं, यही कॉजेज हैं इसकी। जी जिसका दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट शुड आई डू इफ आई सस्पेक्ट माय चिल्ड्रन हैज डेवलपमेंटल डिले। कंसर्न टू द थेरेपिस्ट ना, आप जाएंगे थेरेपिस्ट से, आप डॉक्टर से पहले कंसर्न करेंगे, डॉक्टर आपको डेफिनेटली रेफर करेगा। पहले तो मतलब इतना नहीं था, आप तो डॉक्टर्स के बिल्कुल नो हाउ है, प्रॉपर उनका सब्जेक्ट है, वो आपको आगे गाइड करेगा, आप थेरेपिस्ट से जाके कंसर्न करें, फिर वो आपको बताएंगे सारी चीजें। उसका तीसरा वो मैम क्वेश्चन है व्हाट कैन द स्कूल सिस्टम डू फॉर माय चिल्ड्रन। कह रहे हैं कि स्कूल सिस्टम जो है
वो क्या जी मेरे चिल्ड्रन के लिए क्या वो ऐसा कर सकती है? मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैं अभी सोच रहा था कि आप देख ले हमारे जो बच्चे हैं, वो जिसका जो बैग होता है, तो उसमें बहुत सारे बुक होते हैं, तो उसका जो बॉडी जो पोस्टर है, तो वो उससे खराब हो जाता है। तो इस सूरत में स्कूल का इसमें क्या रोल है? मेरा भी एक जो है क्वेश्चन था, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा मसला है बच्चों को। देखिए, फिर वही वाली बात है कि ये जो कह रहे हैं कि बच्चों के साथ स्कूल वाले क्या कर सकते हैं, तो वो तो एज के अकॉर्डिंग बच्चा जा रहा है स्कूल, डेवलपमेंटल डिले के बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है? उनको ऐसा मैं आपको फिर कहूँगी ना, ये ऐसा डायग्नोसिस नहीं है कि आप डायग्नोस करके बच्चों को अलग-थलग कर दें। किसी डायग्नोसिस में ऐसा नहीं किया जाता वैसे तो। लेकिन ये तो बहुत अच्छा, मतलब मैं इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही आउट क्लास है। बच्चे बहुत जल्दी इम्प्रूव करते हैं, जा सकते हैं। और जुनैद, जो आपका क्वेश्चन है पोस्चर के लिहाज से, तो इस पे तो स्कूल्स वाले आई थिंक काम कर रहे हैं। सारी बुक्स वो लोग नहीं देते, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। काफ़ी हद तक बुक्स उनके पास होती हैं, कुछ कॉपीज़ वो लोग रेफ़र कर रहे होते हैं कि ये वाली लेकर आनी है, आज ये वाली लेकर आनी है। और ये है कि उससे जो है वो काफ़ी बर्डन कम हुआ है अब। जी, मैम लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर केपीके में हमारे जितने भी विलेजेस है गाँव में, यहाँ पर अभी भी ये सिस्टम है, तो इससे बॉडी का जो बच्चों का पोस्चर है वो तो खराब होता है ना। मेरा सिर्फ क्वेश्चन जी, ये है, बिल्कुल। जी, ज़्यादा बिल्कुल वेट जो स्पाइन इसमें पे, वज़न ज़्यादा होता है। जी, बिल्कुल स्पाइन पे ज़ोर पड़ता है। आप लोग कंसर्न कर सकते हैं। आप तो ये है ना कि फिर आप हेल्प कर रहे हैं आप बच्चे की, क्योंकि बच्चा छोटा है। उससे ये है कि पोस्चर बिल्कुल खराब होता है, क्योंकि आपकी बैक जो है ना, स्पाइन आपकी वो खराब होती है उसमें। ठीक है। जी, अब मैम हमारे साथ जो क्वेश्चन है गुल बलोच का, वो कह रही है कि हाउ वेस्टिबुलर निस्टैगमस कैन अफेक्ट डेवलपमेंट? वेस्टिबुलर निस्टैगमस, अ, जी, जी। देखिए वेस्टिबुलर निस्टैगमस, वेस्टिबुलर जी, बिल्कुल। देखिए वेस्टिबुलर निस्टैगमस का जहाँ तक सवाल है, तो आपका इस तरह से इफ़ेक्ट करेगी कि आप जब भी अपने बैलेंस वाले किसी भी पोज़ीशन में आएँगे, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको बैलेंस करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एकदम से गिरते हैं तो हम अपने आप को वापस लेकर आते हैं ना। अगर एक बच्चा वेस्टिबुलर निस्टैगमस के साथ है, तो उसको ये वाली पोज़ीशंस अटेन करना जिससे वो बच जाए। तो उसको ना वो अटेन करने में थोड़ा मसला होगा, वो टाइम लेगा इस पे। तो फिर वो यही मैं कहूँगी कि आप अपने ब्रेन को लर्न कराते हैं बार-बार। आप जो है वो बार-बार लर्न करवाते हैं, तो वो बच्चा वो वाली चीज़ गेन करता है वक़्त के साथ-साथ। और जुनैद, आपके क्वेश्चन पे मैं ये भी कहूँगी, और वो जो इन्होंने अभी किया था कि हम डेवलपमेंटल डिले के साथ क्या काम कर सकते हैं स्कूल में, तो कराची में तो ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव स्टडीज़ स्टार्ट हो गई हैं ना। मतलब पहले ये जी, होता जी। था कि बच्चों में ज़रा भी कोई मसला होता था तो स्कूल वाले बिल्कुल ही अलग बिठा देते थे। तो उससे क्या होता है कि बच्चे सोशली जो है ना बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। तो इस पर अब काम हुआ है, तो जी, यहाँ पे इंक्लूजन स्टडी स्टार्ट हुई है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे जो है वो काम हो रहा है। इसमें ये होता है कि जी, अगर मैम। 10, जी, जी बोलें। जी, मैम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगर अगर स्कूल में बच्चों के साथ वो फिज़िकल एक्सरसाइज़ स्टार्ट करे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्रेक ब्रेक में अगर एक क्लास जो फिज़िकल एक्सरसाइज़ की करे, तो इस तरह ये बच्चों को फ़ायदा होगा इसमें भी। जिस तरह के बिल्कुल केपीके में जो होगा, सिस्टम है, बैग का सिस्टम है, बिल्कुल होगा। ये हमारे आजकल स्कूल में ये फिज़िकल एक्सरसाइज़ का, फिज़िकल एजुकेशन का बहुत कमी है हमारे स्कूल में, जी, बिल्कुल होगा। स्पेशली और इसमें केपीके ये में है तो कि प्रॉपर अगर ऐसा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन कहीं स्टार्ट है और कोई बच्चा जो है वो थोड़ा-सा पीछे है या कमज़ोर है अपने उससे, तो उसमें ये होता है कि लेकिन प्रॉपर कंसर्न चाहिए होता है। फिर मैं आपको कहूँगी कोई ना कोई थेरेपिस्ट गाइड करेगा एक्सरसाइज़ेज़ कि ये होनी चाहिए। वो नॉर्मल बच्चे भी कर जी, सकते हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। जी। मैम क्वेश्चन है व्हाट इज़ न्यूरोमोटर डिस्फंक्शन? व्हाट इज़ न्यूरोमोटर डिसफंक्शन ये है कि ब्रेन का कोई भी डिसफंक्शन, ब्रेन में कोई भी मसला हो जाए किसी भी वजह से, वो आपकी मोटर को अफेक्ट करे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई मूवमेंट करनी है और मेरे ब्रेन में इशू है ना, तो वो मैं मूवमेंट नहीं कर पाऊंगी। जो इशू है वो न्यूरो है, और जो मोटर डिसफंक्शन है वो ये है कि वो मैं मूवमेंट नहीं कर पा रही। तो इसको बेसिकली न्यूरो मोटर डिसफंक्शन कहते हैं। किसी भी वजह, ब्रेन के किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप अपनी फिजिकली कोई मूवमेंट ना परफॉर्म कर सकें, दिस इज कॉल्ड न्यूरो मोटर डिसफंक्शन। ओके मैम, थैंक यू। जी ऑडियंस, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेरा जो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर रिफ्लेक्सेस टाइम टाइम पे ख़त्म नहीं होते, तो आगे हमें क्या करना चाहिए और क्या अगर क्या हो सकता है? फिर वही, अगर रिफ्लेक्सेस टाइम पे खत्म नहीं होते, जैसे कि रिफ्लेक्सेस बताया कि गॉड गिफ्टेड मूवमेंट्स हैं, ठीक है,
जैसे अभी इन्होंने पूछा था ना कि क्रॉलिंग का कौन सा रिफ्लेक्स है कि वो इंटीग्रेट होगा तो बच्चा करेगा क्रॉल वरना नहीं करेगा, तो मैं यही आपको अब बताऊंगी कि रिफ्लेक्सेस अगर हमारे टाइम्स पर इंटीग्रेट ना हो और परसिस्ट कर जाएं, मतलब अगर 6 से 8 महीने का बच्चा 8 महीने का क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है, अगर उसमें एसटीएनआर इंटीग्रेट नहीं हुआ, परसिस्ट कर गया, तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो मास्टरी मूवमेंट्स हैं वो इफेक्ट करती हैं, वो नहीं आती हैं। रिफ्लेक्सेस तो एक वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, मतलब एक गॉड गिफ्टेड मूवमेंट्स हैं, लेकिन इनके नतीजे में हमें मास्टरी मूवमेंट्स मिलती हैं, पर्पसफुल मूवमेंट्स मिलती हैं। अगर रिफ्लेक्सेस वाली मूवमेंट्स खत्म नहीं होंगी, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं ये खत्म नहीं होंगी, तो तब तक हम मास्टरी मूवमेंट, पर्पसफुल मूवमेंट्स नहीं कर सकेंगे। जी मैम, यहाँ पर ऑडियंस में निगत ताहिर ने एक डिस्कशन का जो टॉपिक दिया, वो कह रहे हैं कि सिस्टम अपडेट करने के लिए गवर्नमेंट ने नहीं, तमाम एजुकेशन जितने भी स्टेक होल्डर है एक्शन लेना चाहिए, एंड इंक्लूजन जो टीम है वो स्कूल में हो। ये जी उसने बिल्कुल, कहा है कि सजेशन दी है इसमें। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपको फिर वो आप कह रहे थे ना कि कौन एक्सरसाइज करवा लें या कुछ भी, तो मैंने आपको कहा था कि इंक्लूजन क्राइटेरिया में जब ऐसा होता है कि 10 बच्चों में हम एक बच्चे को ऐसे को बिठाते हैं जो थोड़ा वीक है, तो वो टीम डिस्कस करती है ना, ये एक्सरसाइजेज इफेक्टिव है, ये कर सकता है और इससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फिर मतलब ये वो इंक्लूजन टीम जो है वो ये सजेस्ट करेगी, तो जाके ये हो सकता है। मतलब नॉर्मली हर कोई नहीं उसको लेके चल सकता। बिल्कुल मैम। हाँ, अभी मैम ये कह रहे हैं कि नाजी सुल्तान का, मुझे तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, कह रहा है कि IEP एज इम्पोर्टेंट इफ चिल्ड्रन इज अटेंडिंग इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल की इम्पोर्टेंस बतानी है जी, IEP इसने बोला है इज इम्पोर्टेंट इफ चिल्ड्रन इज अटेंडिंग इंक्लूसिव स्कूल, ये इसने सजेशन दी है। आईईपी, ये क्राइटेरिया बेस्ड है, मतलब आप जो है वो जी उसकी उस बेसिस पे असेसमेंट करते हुए और जो है वो इस प्रोसीजर को लेते हुए जो है वो आप इंक्लूजन क्राइटेरिया में जा सकते हैं और इंक्लूजन स्टडी पे काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यही है कि हर चीज जो है, मतलब ये इंक्लूजन वैसे भी बहुत प्रोसीजर के थ्रू होती है और उसमें हर एक चीज को असेस किया जाता है। उसके बाद जो है वो, क्योंकि आपको देखना पड़ता है बच्चे का लेवल क्या है, उस क्लास के बच्चों का लेवल क्या है, उस टीचर का क्या लेवल है, किस तरह से वो काम करेंगे और किस तरह से काम जो है वो पर्पसफुल रहेगा। प्रॉपर वो इंक्लूजन टीम बैठती है प्रॉपर, तो ही ऐसा पॉसिबल होता है। बिल्कुल मैम। जी, ऑडियंस में से अगर कोई किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट है अभी भी, तो किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ज़बरदस्त लेक्चर दिया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने हमें, बल्कि मुझे सारे ऑडियंस को समझाया। मुझे इस चीज़ का बहुत इल्म नहीं था, या तो मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं की है, ये भी एक मसला है, लेकिन आजकल बिल्कुल हमारे यूथ को इस चीज़ों का पता बिल्कुल नहीं है। अगर हम बिल्कुल अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें तो इसमें कोई भी फिजिकल थेरापिस्ट नहीं है। जितने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है, होप सो होलिस्टिक की टीम की तरफ से, आप लोगों की तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव हो जाए कि हर स्कूल में कोई फिजिकल थेरापिस्ट हो जो बच्चों को ऑक्यूपेशनल गाइड करे, जो थेरेपिस्ट बच्चों और को ट्रेनिंग दे। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जी, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट ये हर स्कूल में होने चाहिए ताकि जी बच्चों को बिल्कुल, कुछ फायदा हो। क्योंकि ऑक्यूपेशनल अभी आजकल जो है वो नॉर्मल स्कूल में भी, लास्ट टाइम हमारे ही डाउ से रिसर्च की थी हमने, ताहिर ने और उनके क्या कहते हैं साथियों ने, तो उसमें हमने ये देखा था कि नॉर्मल बच्चे, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे, वो बिल्कुल धीरे ढाले हैं और पेरेंट मतलब टीचर्स कह रहे हैं कि ये पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते और ये और वो, और जब हम रिसर्च की थी तो पता चला था कि उनका जो टेबल पोस्चर है वो ही सही नहीं है, वो इतना थका देने वाला है या वो इतना उनको जो है वो उनकी एक्टिविटी को बिल्कुल, लेवल को बिल्कुल कम कर देता है, क्योंकि आपका पोस्चर जो है ना वो बहुत इफेक्ट करता है। अगर आप सही पोस्चर में बैठते हैं तो आपका एक्टिविटी लेवल वैसे ही बढ़ जाता है। तो बिल्कुल जरूरत है कि जो है वो लोगों को इसके बारे में पता हो, नो हाउ हो। जब तक नो हाउ नहीं होगी तो जाहिर इम्प्रूवमेंट्स नहीं आएंगे। इंशाल्लाह होलिस्टिक की टीम की तरफ से हमें इस तरह लोगों को अवेयर करेंगे इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। क्वेश्चन आया है निगत ताहिर की तरफ से, वो कह रहे हैं कि एडाप्टिव
इक्विपमेंट कौन से अर्ली डिलेड माइलस्टोन को डिस्टेक अच्छा, एडाप्टिव इक्विपमेंट कौन से अर्ली डिले माइलस्टोन को डिस्टेक है कि क्या है, ये मुझे पता नहीं इसने क्या लिखा है, आप कमेंट समझ मुझे नहीं शो आया। कर सकते हैं जुनैद? वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन एडाप्टिव इक्विपमेंट कौन से अर्ली डीएल माइलस्टोन को डिसेट है कि क्या है, उसने क्वेश्चन पूछा है। एडेप्टिव अगर दोबारा इक्विपमेंट्स के आप, थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाँ मे बी ये पूछना चाह रही हूँ। एडेप्टिव हाँ इक्विपमेंट्स ये बिल्कुल होती हैं, इक्विपमेंट्स वो होती हैं जिनके थ्रू हम जो है ना वो चीज़ों को, मतलब दे नॉर्मल चीज़ों को सकते हैं, अडेप्ट उसमें कर रहे क्या होते है। हैं ना, मतलब उनको हम जी अडेप्ट कर सकते हैं ना। एक चीज़ नॉर्मली ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्कूल के बेसिस पे बताती हूँ। अगर एक बच्चा आता है और आता है हमारे पास और उसकी ग्रिपिंग ऐसी है कि वो जो है ना वो बहुत फाइन ग्रिपिंग नहीं कर सकता, पेंसिल जैसे उसके लिए बहुत फाइन है, तो हम उसमें अडेप्टेशन कर देते हैं। बाज़ दफ़ा हम जो है ना वो ग्रिपर्स लगा देते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चों की इतनी सी ग्रिप है तो हम जो है ना बॉल में पेंसिल करके उसको करा देते हैं। तो एडेप्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो इस तरह से काम करती हैं, हर एक चीज़ के लिए एक अलग होती है। हर इशू के साथ एक अलग एडेप्टिव इक्विपमेंट काम कर रही होती है। ये एक एग्जांपल है छोटी सी कि हम इस तरह से काम करते हैं। फिर मैं आपको कहूँगी ना, हम पर्पसफुल की तरफ जाते हैं। जैसे फिजिकल थेरेपिस्ट अगर आते हैं तो वो करते हैं एक्सरसाइज बेस्ड, हम एक्टिविटी बेस्ड काम करते हैं कि बच्चा इस एज में क्या उसको करना चाहिए, तो हम उसकी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड उसको लेकर चलते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्टार्ट ही ऑक्यूपेशन से है, तो मेरा बिल्कुल आज मकसद है कि लोगों को पता हो कि फिजिकल और ऑक्यूपेशन में फ़र्क क्या है। एक्सरसाइज नहीं, जी जी ऑक्यूपेशन हमारे लिए, हमारी फील्ड में उस बच्चे का ऑक्यूपेशन उसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके जी मैम, थैंक यू मैम। मैम मेरा वैसा एक जनरल सा क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। अ, मैं भी रिलेटेड इस टॉपिक से हो या ना हो, या थेरापी रिलेटेड हो या नहीं हो, मैम आजकल अगर आप लोग देखें तो बहुत सारे जो हमारे यूथ है वो डिप्रेशन में है। जी तो बिल्कुल। कोई ऐसा एक्सरसाइज वगैरह है जिससे वो डिप्रेशन से निकले आसान तरीके से? ऐसे तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है, लेकिन जो सबसे आसान हो, जो यूथ कर सकते हो, तो ऐसा कोई एक्सरसाइज है कि सबसे यूथ करे, बेस्ट स्पेशली यूथ एक्सरसाइज को? जुनैद, जी मैम। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो मुझे डिप्रेशन के लिए हमेशा फ़ायदेमंद रही है वो तो नमाज़ है। अगर आप पढ़ लेते हैं, वो जी मतलब योगा में भी बिठाते हैं ना, जी पोस्चर्स देते हैं, वो भी बहुत रिलैक्सिंग होते हैं। डीप ब्रीथिंग बहुत रिलैक्सिंग होती है। आप एक काम और क्वाइट सरफेस पे जाके जो है वो लाइटनिंग होती है डिफरेंट, उनमें बैठ जाएँ तो भी बहुत होता है। लेकिन सबसे बेस्ट एक्सरसाइज इस वक़्त यूथ के लिए तो मेरे ख़्याल से नमाज़ है, डिप्रेशन से बिल्कुल निकाल देती है बंदे को। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम वेलकम। आपने इतना हमें टाइम दिया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने टॉपिक को एक्सप्लेन किया। मैम केपी के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे होलिस्टिक की तरफ से, जो हमारे फीमेल ने इतना बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है केपीके में, हमारा जो फीमेल अभी वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रही है, तो आप क्या मैसेज देना चाहती है हमारे जितने भी केपीके के फीमेल है, या होलिस्टिक की तरफ से, या हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं जी, कि उसमें होलिस्टिक की क्या पूरी ऐसी और चीजें करें? हॉलिस्टिक की पूरी टीम को पहले तो मैं जो है ना वो मुबारकबाद देती हूँ और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि इतना मतलब वो लोग काम कर रहे हैं ना, कि मेरे ख्याल से तो केपीके में ऑक्यूपेशनल थेरेपी इस वक्त बिल्कुल नो हाउ में भी नहीं है, लेकिन अप्रोच कर रहे हैं, उस पर काम हो रहा है, आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आप मजीद ये कर सकते हैं कि इन सेशंस के थ्रू आप, मतलब अभी आपने लिया, आप जो है वो एक प्रॉपर एक टीम बना के जो है उसमें एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रख के आप पेरेंट्स को इससे फ़ायदा मज़ीद दे सकते हैं कि वो अपने केसेस रख सकते हैं बच्चों के साथ, वो उनसे बारे में पूछ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक और चीज़ है जो आप ऐड कर सकते हैं। आप लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। बिल्कुल मैम, और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह हमारे सेशन होंगे। जी ऑडियंस से मैं भी रिक्वेस्ट है, काइंडली होलिस्टिक को सपोर्ट करें, और इसकी जो अगली सेशंस है वो भी अटेंड करें, क्योंकि आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। क्योंकि मेरा फील्ड जो है मैम, मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, मेरा फील्ड माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड है। यकीन करें जी हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, लेकिन आज का जो सेशन मैंने सुना, अटेंड किया, आपकी जो लेक्चर सुना, मुझे मैं तक मुतमईन हो गया कि हाँ, ऐसे भी एक्सरसाइजेस वगैरह है जिससे मेरे बॉडी जो पोस्चर है वो ठीक रह सकती है। और जी मुझे बिल्कुल। इन शॉर्ट वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन मैम। थैंक यू सो थैंक यू। मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम। वेलकम ओके जुनैद। ओके, अल्लाह हाफिज़ मैम, थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़, वेलकम। अल्लाह हाफिज़। जी, ओके ऑडियंस, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा जो आज का सेशन था वो अटेंड किया। स्टे ट्यून, इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ आगे भी हमारे सेशंस है वो इसी पेज में, होलिस्टिक की पेज में होंगे, होलिस्टिक के प्लेटफॉर्म से होंगे। तो आप हमारे साथ रहिए और सपोर्ट करें होलिस्टिक की टीम को। थैंक यू सो मच।